जी, इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। D1 में देखे थे हम लोग। अभी यहाँ पे आई बटन पे आप टैप करके आज का टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। उस टारगेट में हम लोग जिस चैप्टर की बात किए हैं वो चैप्टर आज इस घटना चक्र की बुक से एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि संवैधानिक विकास में कंपनी शासन और ब्रिटिश राज और संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। देखिए ये जो है भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी शासन हेतु कंपनी के शासन हेतु अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अधिनियम, ठीक है, और संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया। ये संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया का बात यहाँ यानी कि हम लोग 24 पेज नंबर 24 तक आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। ठीक है, कह रहा है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्चतम उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। मैं आपको पॉलिटी का भी शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो अभी देखिए लोडिंग हो रहा है। हाँ देखिए, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बना देना है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। जैसे देखिए 1771, अभी हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, तो इसमें देखिए लिखे होंगे ये 1774 में क्या किया गया था? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1+3 इसमें थे, वन एक, ठीक है, मेंबर थे 4 ठो। सर एलिजा इम्पे यहाँ पे पहले बने थे, ठीक है। ऐसे ही ये सारा तो 1773 का हो गया। फिर उसके बाद 1781 संशोधन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ऐसे ही आपको बना लेना है ये सारा चीज। आप घटना चक्र से भी बना सकते हैं, मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने एमसीक्यू पे चलते हैं। क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कलकत्ता में सर्वोत्तम 1973 रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह सही है। लिमिटेयर इस न्यायालय के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो नहीं, सर एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे थे, जो अभी हम लोग उसमें शॉर्ट नोट्स में देखे हैं। और देखिए एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पे कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था। तो नियंत्रण परिषद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था? तो बताइए, नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। और इसके बाद से इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है इसके द्वारा चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1833 के द्वारा। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसे किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट, फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ठीक। प्रच्युत प्रचलित और अंगविद विवाद, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। 18 चार्टर एक्ट 1813 जो है इसके द्वारा निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी समाप्त कर दिया गया था। सही बात है। फिर कह रहा है कि इसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये भी सही है। फिर कह रहा है भारत का
राजस्व अब ब्रिटिश संसद के निमंत्रण में आ गया था तो जी नहीं, अभी नहीं आया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नीचे कह रहा है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना लेना संभव बनाया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब इसी में एक और हम लोग का बन जा रहा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इस पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके अंतर्गत कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा? 1892 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1909 के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो हर कोई जानता है, इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि 1935 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो वो हो जाएगा 1937 ईस्वी में किया गया था। और कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और प्रांतों से कब हटाया गया था, ये भी आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा, तो कमेंट में आप बताएंगे। फिर कह रहा किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? प्रांतों के कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, नहीं, जी नहीं, इसमें नहीं किया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, जी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू किया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? 1919 के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था, तो ये सी हो जाएगा 1919 का एक्ट। कौन सा? 1919 का एक्ट। फिर कह रहा है कि 1919 में मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, तो जी नहीं, नहीं किया गया था, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है, तो 1919 देखिए 1926, 37 और 1945। फिर यहाँ पे अब कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए कूट के अनुसार, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, तो यही दो बस किया गया था, ठीक है। अगर भारत शासन अधिनियम आप 1919 वाला पढ़ेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ भारत शासन अधिनियम 1919।
देखिए ये है जो 1919 में आया था, 1921 में लागू किया गया था, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग किया गया था, जिसमें प्रांतीय विषय हस्तांतरित और आरक्षित था। आरक्षित में आपको पुलिस, न्यायालय, प्रशासन, रक्षा, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त की बात करते हैं। हस्तांतरित में क्या हो गया था कि हस्तांतरित में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि की बात किया गया था। ठीक है, पहली बार द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया था आर्टिकल 168 के तहत। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा। और इसी में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना किया गया था, जो पहले सीपीएससी का गठन किया गया था 1926 ईस्वी में। इसी को बाद में यूपीएससी कर दिया गया था। बाद में क्या कर दिया गया था? यूपीएससी कर दिया गया था। ठीक है, तो यही चीज है। ऐसे जब शॉर्ट नोट्स रहेगा तो फटाफट आपका होते जाएगा। तो ये हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के एक अलग परीक्षा का प्रावधान अभी हम लोग पढ़े हैं, जो भारत में होनी थी 1941 में। भारतीयों के प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये वाला ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ये तो हम लोग कर चुके हैं, इधर आ गए थे हम लोग। हाँ, यहाँ पे आ गए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1945 ईस्वी में किया गया था। 1926 और 1945 दो किया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको देखिए 1935 वाला बहुत मतलब याद कर लेना है, बड़ा इधर उधर हो जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं है तो कौन सा नहीं है भाई? ये कह रहा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं किए गए थे, तो ये वाला इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1935 में ये नहीं हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय महापरिषद स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ, महत्वपूर्ण, अस्थायी, अवैध नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखे संविधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा नहीं किया गया था। कह रहा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारतीय विभाजन का उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें तभी समाप्त हो गई थी। अब देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी उपबंध इसमें थे। क्या क्या था? संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना करना, प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्थापना करना, प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना करना, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना करना, बहुत सारी चीजें थी 1935 में। निम्नलिखित अब कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आप लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू करते हैं फटाफट।
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में किया गया था। स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि यह वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। कब? मई 1934 में। कहा भाई? तो रांची में स्वराज पार्टी के आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, आत्मसमर्पण के लिए मांग की थी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? बी आर अम्बेडकर, एम एन राव, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएंगे आपके कौन? बी एम एन राव, एम एन राव। कब किए थे भाई? 1934 ईस्वी में। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 लाख प्रति व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति के अनुसार था। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? विलियम वुड्स नहीं था। 1946 में जो भारत पहुंचा कैबिनेट मिशन मार्च, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैडफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस टाइम पे। और बी करा एबी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो कब से किया गया था भाई? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, दो टाइप के सरकार बने थे। अंतरिम सरकार कार्यपालिका के रूप उप सभापति थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। उसका अंतरिम सरकार का जो 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, मतलब संभाला था कह सकते हैं। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इसमें से नहीं था? तो एस राधाकृष्णन जो थे वो नहीं थे। फिर कह रहा है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों के सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के विषय के अनुसार सत्य है? तो कह रहा है वयस्क मताधिकार पर आधारित, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम, बिल्कुल नहीं। एक बहुदलीय निकाय, सही है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। अपने कार्यों का संचालन के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कार्य वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बहुदलीय संरचना नहीं, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट के अनुसार बताना है। तो ए और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऊपर बोला था आधारित था इसलिए गलत किया हमने, ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद से डी कई समितियां कार्यरत थी, बिल्कुल सही है। बहुदलीय नहीं सर, ये नहीं कह रहा है, जब ये नहीं हट जाएगा तब जाके सही होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन आपको बताना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जहां पाओ कचक। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य की बात करें तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। किसके द्वारा हुए थे?
प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इनको निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया जाता था। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो टेम्परेरी थे, टेम्परेरी अस्थायी क्या थे, अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि प्रथम बैठक। ठीक है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएंगे फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। इसको देखते हैं एक बार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अस्थायी उपाध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। प्रथम बैठक भी हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये भी दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो जब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना का प्रारूप बना है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो रखा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हो जाएंगे बी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान निर्माण पर अवसर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेशित किया गया था। राज्य के मुखिया लोग प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित करते थे। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहा भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन जो अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, तो अंतिम बैठक की 24 जनवरी जो 1950 को 12वीं बार बैठा गया था, जबकि 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त भी संविधान सभा को ये किया गया था और 11वें को अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो अंतिम रूप से बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई सूची को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोटों के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। एक्स को अब वाई से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति। अब देखिए समिति आने लगा, बहुत सारा समिति आएगा कि मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। कौन थे, के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, बी.टी. कृष्णमाचारी कर रहे थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक VN राव थे, BN राव, भीमराव अंबेडकर। BN राव नहीं, ये बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल के समय बेनेगल नरसिंह राव है ये, ठीक है, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, भीमराव अंबेडकर नहीं है, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा? BN राव के द्वारा, BN राव के द्वारा किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। भारत संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 तक चला था, लेकिन शुरू हुआ था 17 नवंबर 1949 से, तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान की तिथि को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, एक साल बाद 26 जनवरी को, नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत के संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के द्वारा संविधान सभा द्वारा अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, और देखिए तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से नहीं, बंबई प्रेसिडेंसी से किया था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी से, डेंसी, ठीक है। BN राव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ लिखना है तो बी ऑप्शन 1991 में जन्म हुआ था, 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था भाई? तो 14 अप्रैल 1991 मऊ मध्य प्रदेश, महू है, मऊ नहीं है, महू में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। दो वक्तव्य दिए हैं, भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृह संविधान कहा जाता है, तो बी ऑप्शन दोनों सत्य है, लेकिन AR का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किया गया था मौलाना आजाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई? मौलाना आजाद के द्वारा। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो डी ऑप्शन महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहा था? महात्मा गांधी कहे थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है।